हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। इस क्लास में हम बिहार में जो पर्यटन है उनसे जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं उनको कंप्लीट करेंगे। पिछली कई सारी क्लासेस में भी हम लोगों ने बिहार में पर्यटन जो हैं उनसे जितने भी टॉपिक्स या जितने भी स्थल इम्पोर्टेंट थे उनको देखा था, तो जो बचे हुए हैं उनको हम इस क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली क्लासेस अवश्य देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आप लोग क्लास को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक ताकि इस क्लास से उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके एग्ज़ाम टाइम में। तो देखते हैं, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें दिया है पार्वती पहाड़ी नवादा। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या दिया गया है। जो पार्वती पहाड़ी पर स्थित यह पूरा स्थल नवादा जिले के काशी चक्र प्रखंड में स्थित है। यह पूरा स्थल जिला मुख्यालय नवादा से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 39.5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। जो पार्वती पहाड़ी है इस पर स्थित जो ये नवादा जिला है, वो कहाँ है? वो काशी चक्र प्रखंड में स्थित है। आगे देखते हैं। इस पहाड़ी की पहचान वेदिया पर्वत से की जाती है, जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य सुमंगल विलासिनी में किया गया है। इस पहाड़ी पर 3 स्तूप होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य स्तूप है जो पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से में सबसे ऊंचे स्थान पर है। और आगे दिया है पार्वती पहाड़ी, जिसे दरियापुर पार्वती पहाड़ भी कहा जाता है। जो ये पार्वती पहाड़ी है इसको दरियापुर पार्वती पहाड़ भी कहा जाता है। आगे दिया है पुरातात्विक अवशेषों से भरा है। यह पहाड़ मुख्य रूप से प्राचीन काल का एक बौद्ध स्थल प्रतीत होता है। आगे दिया गया है चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा उल्लेखित कपोत बिहार मठ के संरचनात्मक अवशेष इस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। पहाड़ पर कई अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें कम से कम 3 को स्तूप के रूप में पहचाना जा सकता है और इसके अलावा जो कई अन्य प्रतिमाएं और रचनाएं हैं इस पहाड़ पर सभी जगह बिखरी पाई गई हैं, जो इसकी उच्च पुरातात्विक क्षमता को दर्शाती हैं। तो जो पार्वती पहाड़ी पर स्थित यह जो स्थल है नवादा जिले के काशी चक्र प्रखंड में स्थित है। तो इसको जो ये पहाड़ी है इसको बेदिया पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और इस पहाड़ी का उल्लेख जो है वो बौद्ध साहित्य सुमंगल विलासिनी में किया गया है। और इस पहाड़ी पर 3 स्तूप होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक मुख्य स्तूप है। कौन सा? जो पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। और इस पार्वती जो पहाड़ है या जो पार्वती पहाड़ी है उसे दरियापुर पार्वती पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे देखते हैं अगला जो स्थल दिया है। अगला स्थल लिया है जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थान। इसके अंतर्गत देखते हैं जो जॉर्ज ऑरवेल को अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े साहित्यिक रचनाकारों में से एक माना जाता है और उनके कई प्रकाशित कृतियों में वर्ष 1945 में प्रकाशित एनिमल फार्म जो एनिमल फार्म है वो कब प्रकाशित हुआ? 1945 में प्रकाशित हुआ। देखिए यहाँ देखिए 1949 में प्रकाशित हुआ। कब? 1984 में। अत्यधिक प्रशंसित कल्पित जो कथाएं हैं जो सत्तावादी शासन पर तेज व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी हैं। आगे दिया है बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम जो है वो एरिक ब्लेयर है। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में 25 जून 1903 को हुआ था। इनके जो पिता थे जॉर्ज ऑरवेल के वो रिचर्ड ब्लेयर ऑरवेल के जन्म के समय ब्रिटिश एजेंट थी। आगे दिया है ऑरवेल ने इंग्लैंड में ईटन एंड विलिंगटन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो इसमें क्या है? जो जॉर्ज ऑरवेल हैं वो अंग्रेजी भाषा के सबसे साहित्यिक रचनाकारों में से एक माने जाते हैं और जो उन्होंने कई कृतियों को जो है प्रकाशित किया था।
और जो इनको एनिमल फार्म है वो कब वर्ष 1945 में प्रकाशित हुई। ठीक, और जो 1984 है वो किसमें, वो जो 1949 में प्रकाशित हुई, कल्पित कथाओं में आते हैं। ठीक, तो इनका जो असली नाम है वो एरिक ब्लेयर है। जॉर्ज ऑरवेल का जो असली नाम है वो एरिक ब्लेयर है। आगे देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 25 जून 1903 में हुआ था। इनके पिता रिचर्ड ब्लेयर थे और वो जब इनका जन्म हुआ था जॉर्ज ऑरवेल का, तो वो ब्रिटिश एजेंट थे उस समय। आगे है कि ऑरवेल ने इंग्लैंड में ईटन एंड विलिंगटन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। आगे दिया है अगला स्थल दिया है टेकारी किला गया। ठीक, क्या दिया है देखिए, टेकारी किला गया। तो इसके अंतर्गत दिया है टेकारी किला जो है वो गया जिले के टेकारी इलाके में स्थित है और इस क्षेत्र के सामंत परिवारों में टेकारी परिवार का मुख्य स्थान है, जिन्हें राजा के नाम से भी जाना जाता है। और जो टेकारी किला के परिसर में विविध प्रभावकारी संरचनाएं हैं, जिनमें हवेली, रंग भवन, दरबार, गुप्त भवन और तहखाना, नृत्यशाला, जादूघर और कुछ टैंक इत्यादि भी शामिल हैं। तो जो टेकारी किला है वो गया जिले के टेकारी इलाके में स्थित है। ठीक, जो और इस क्षेत्र के जो सामंत परिवार थे, उनमें टेकारी परिवार का मुख्य स्थान था और जिनको राजा के नाम से जाना जाता था। आगे है अगला स्थल दिया है अहिल्या स्थान। अहिल्या स्थान के बारे में देखते हैं कि दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अंतर्गत कमतौल रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर अहियारी ग्राम में अहिल्या स्थान अवस्थित है। ठीक, यहाँ पर भगवान राम और सीता को समर्पित एक भव्य मंदिर है, जिसका निर्माण दरभंगा महाराज छत्र सिंह बहादुर ने 1817 ईस्वी में करवाया था। आगे दिया है चैत माह के रामनवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की स्मृति में किया गया था। तो जो अहिल्या स्थान है वो दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के अंतर्गत आता है, कमतौल रेलवे स्टेशन। ठीक, उसी से 3 किलोमीटर दक्षिण अहियारी ग्राम में अहिल्या स्थान है। ठीक, वहाँ पर क्या माना जाता है कि भगवान राम और सीता को समर्पित एक भव्य मंदिर है, जिसका निर्माण दरभंगा महाराज छत्रपति बहादुर ने कब 1817 में करवाया था। और यहाँ पर प्रत्येक माह जो चैत माह में रामनवमी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। इस मंदिर का माना जाता है, ये मान्यता है कि यहाँ पर इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनकी याद में ये मंदिर बनाया गया है। आगे देखते हैं अगला स्थल दिया है तेल्हाड़ा। तेल्हाड़ा के अंतर्गत दिया है कि यह पूरा स्थल नालंदा जिला अंतर्गत एकंगरसराय प्रखंड में अवस्थित है। इसका उत्खनन पुरातत्व निदेशालय बिहार के द्वारा कराया गया। उत्खनन क्रम में यहाँ से ईस्वी सन ठीक प्रथम शताब्दी में स्थापित महावीर भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से जो संख्या बाहुल्य में प्रस्तर और धात्विक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, साथ ही गुप्तोत्तर और मौखरी लिपि में उत्कीर्ण अनेक मुहरे जो और मुद्रांक भी प्राप्त हुए हैं, जिसके उद्वाचन से यह पूरा स्थल की पहचान 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री वेनसांग और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातात्विक अलेक्जेंडर कनिंघम तथा A.M. ब्रोडेले द्वारा वर्णित जो तिलाडक या तेल्हाड़ा महाविहार से की गई है। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा स्थल आगे दिया है, सोफा मंदिर। अगला स्थल है सोफा मंदिर। इसके अंतर्गत दिया है कि पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड अंतर्गत सोफा मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर पंचरथ, देखिए यह मंदिर पंचरथ स्थापत्य शैली में निर्मित है। इसका जो शीर्ष भाग है वो गुंबदाकार है, जो षटकोणीय मध्य भाग पर आधारित है और मंदिर का निर्माण एक विस्तृत चबूतरे पर किया गया है। जो सोफा मंदिर है इसका जो निर्माण है वो एक विस्तृत चबूतरे पर किया गया है और मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो पूरब दिशा में है, जिसमें ज्यामितीय अलंकरण युक्त द्वार लगे हैं और गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार भी सुंदर
सुंदर अलंकरणों से अलंकृत है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर एक टीले पर निर्मित है और ये मंदिर पंडुई नदी के जो दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक, यह नदी शिवालय में उत्तर दिशा में बहती है और टीले के पूर्वी कटाव और उत्तरी हिस्से पर एक और प्राचीनतम मंदिर के भग्नावशेष बड़े पैमाने पर मिलते हैं। आगे दिया है कि मंदिर के जो भग्नावशेष हैं वो शिखर और आमलक और स्तंभ स्थल पर विद्यमान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ एक भव्य मंदिर रहा होगा। तो एक बार देखते हैं फिर से कि जो सोफा मंदिर है, इससे देखिए ये पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड अंतर्गत सोफा मंदिर ये है। ठीक, और आगे दिया है कि यह मंदिर है जो वो पंचरथ स्थापत्य शैली में है और सोफा मंदिर का जो शीर्ष भाग है वो गुंबदाकार है और षटकोणीय मध्य भाग पर आधारित है। आगे दिया है कि मंदिर का निर्माण विस्तृत चबूतरे पर हुआ है और जो मंदिर का प्रवेश द्वार है वो पूरब दिशा में है, जिसमें ज्यामितीय अलंकरण युक्त द्वार लगे हुए हैं और जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार है वो सुंदर अलंकरणों से अलंकृत है। ठीक, और गर्भगृह में जो मूर्ति है वो शिवलिंग स्थापित है। ठीक, और ये मंदिर एक टीले पर निर्मित है। यह टीला जो है वो पंडुई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो यही सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आगे देखते हैं। अगला स्थल दिया है मैरिसन बिल्डिंग। इसके अंतर्गत देखते हैं, यह पटना सदर अंचल, देखिए क्या कह रहा है मैरिसन बिल्डिंग के अंतर्गत कि यह पटना सदर अंचल अंतर्गत प्रसिद्ध गोलघर से सटे पूर्व में अवस्थित है। यह भवन मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया देश के मूल निवासी मैरिसन नामक महिला का निवास स्थान है और इस भवन का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में किया गया था। तो जो मैरिसन बिल्डिंग है यह पटना सदर अंचल के अंतर्गत एक प्रसिद्ध गोलघर है, वहाँ से सटे हुए ये पूरब में स्थित है मैरिसन बिल्डिंग। तो इसका जो निर्माण है या इसका जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो मैरिसन हैं उनके नाम पर इसका निवास स्थान बना था और इसका जो निर्माण है वो अंग्रेजी शासनकाल में किया गया था। आगे देखते हैं, अगला दिया है लॉर्ड मिंटो टावर। इसके अंतर्गत देखते हैं, जमुई जिला के गिद्धौर में अवस्थित लॉर्ड मिंटो टावर का निर्माण 1906 में महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा किया गया। लॉर्ड मिंटो टावर का निर्माण किसके द्वारा? 1906 में महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा किया गया और इस टावर का निर्माण लॉर्ड मिंटो के द्वारा की गई विजय की याद में किया गया था। आगे दिया है, यह टावर ब्रिटिश काल में प्रचलित स्थापत्य शैली की एक अनमोल धरोहर है। ठीक, आगे अगला स्थल दिया है हरेश्वर नाथ मंदिर, द्वालक मतलब मधुबनी में। ठीक है, देखिए हरेश्वर नाथ मंदिर, इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके अंतर्गत दिया है द्वालक का प्राचीन हरेश्वर नाथ मंदिर। ठीक, कहाँ है? मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड में अवस्थित है। जो द्वालक या देखिए का प्राचीन मंदिर है या हरेश्वर नाथ मंदिर जो है वो मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत अवस्थित है। यह मंदिर कोसी नदी के बहाव परिक्षेत्र में है और स्थापत्य कला की दृष्टि से यह प्राचीन मंदिर अद्वितीय है और मंदिर के गर्भगृह में 3 शिवलिंग स्थापित हैं। जो हरेश्वर नाथ मंदिर है उसके गर्भगृह में 3 मतलब शिवलिंग स्थापित है। तो जिसके मध्य का शिवलिंग जो है वो सबसे बड़ा है और शिवलिंग के सामने पश्चिम में ब्लैक बेसाल्ट स्टोन पर कलाकारों ने बड़ी ही कुशलता के साथ नंदी की मूर्ति को भी अंकित किया है और मंदिर का जो शीर्ष भाग है वो गुंबज युक्त है और जिसके भीतर अद्भुत चित्रण किया गया है। ठीक, आगे दिया है, मंदिर के निर्माण में लखौरी ईंट और सुर्खी चूने का प्रयोग किया गया है। तो जो द्वालक का प्राचीन हरेश्वर नाथ मंदिर है वो मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में स्थित है और यह मंदिर कोसी नदी के बहाव परिक्षेत्र में है। जो हरेश्वर नाथ मंदिर है वो कोसी नदी के बहाव परिक्षेत्र में है और स्थापत्य की दृष्टि से यह प्राचीन मंदिर अद्वितीय मंदिरों में आता है और मंदिर के गर्भगृह में 3 शिवलिंग है, जिसमें से जो मध्य का शिवलिंग है वो सबसे बड़ा शिवलिंग है और शिवलिंग के सामने पश्चिम में ब्लैक बेसाल्ट स्टोन पर जो
बनाई गई है वो नंदी की मूर्ति बनाई गई है, बहुत कुशलता के साथ बनाई गई है। आगे है कि मंदिर का जो शीर्ष भाग है वो गुंबज युक्त है और इसके भीतर जो अद्भुत चित्रण भी किया गया है गुंबज के भीतर। आगे है कि मंदिर के निर्माण में जो ईंटों का प्रयोग हुआ है वो लखौरी ईंटें और सुर्खी चूने का प्रयोग किया गया है। तो आगे देखते हैं, अगला स्थल दिया है राजा भोज का किला। इसके अंतर्गत देखते हैं बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड की। देखिए क्या कह रहा है कि बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोजपुर जदीद नया भोजपुर ग्राम के विद्यालय प्रांगण में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित योजना से संबंधित भवन निर्माण हेतु नींव की खुदाई में भूपटल से लगभग कितने 8 फीट नीचे एक प्राचीन कमरा मिला है, जिसका निर्माण सुर्खी चूने की सहायता से लखौरी ईंटों के द्वारा किया गया था और इस कमरे के पूर्वी भाग में एक प्रवेश द्वार भी प्राप्त हुआ है। कमरे के उत्तरी भाग में बने प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर एक लंबा गलियारा भी प्राप्त हुआ है और ये माना जाता है कि यह अवशेष जो राजा भोज के किले नवरत्नगढ़ से संबंध रखते हैं। तो जो राजा भोज का किला है वो कहाँ, देखिए बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है भोजपुर जदीद। तो नया भोजपुर जो ग्राम के विद्यालय प्रांगण में ये बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत या योजना से संबंधित भवन निर्माण हेतु जो खुदाई हुई थी भूपटल की वो 8 फीट नीचे से एक कमरा प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण जो हुआ है उस कमरे का वो सुर्खी चूने की सहायता से लखौरी ईंटों द्वारा किया गया है और इस कमरे के जो पूर्वी भाग में प्रवेश द्वार प्राप्त हुआ है। इस उत्तरी भाग में बने प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर एक लंबा गलियारा भी प्राप्त हुआ और यह माना जाता है कि यह अवशेष राजा भोज के किले मतलब नवरत्नगढ़ से संबंध रखते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप लोग अपनी तैयारी में एकदम जी जान लगा के तैयारी कर लीजिए ताकि जो है आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो और आप लोगों को आसानी से जो है सफलता मिल सके। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।